दोस्तों बात करते हैं हमारे एसएसटी ज्योग्राफी से रिलेटेड जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में। दोस्तों बात है पृथ्वी की, पहला कथन कारण वाला क्वेश्चन है और इस तरह के जो क्वेश्चन है ये बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं रॉन्ग होने के, तो अच्छे से समझ के इनको करना होता है। पहला ऑप्शन है मतलब कि कथन है, पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण दिन रात की लंबाई में परिवर्तन होता है। बिल्कुल दोस्तों ये सही बात है। पृथ्वी की जो परिक्रमण गति होती है उस परिक्रमण गति के कारण ही दिन रात छोटे बड़े होते हैं। बट एक चीज याद रखना जरूर से कि परिक्रमण गति से दिन रात की लंबाई में परिवर्तन होता है, इसके लिए परिक्रमण गति के साथ साथ एक और चीज उत्तरदायी है और वो है पृथ्वी का अक्षीय झुकाव। पृथ्वी का अक्षीय झुकाव, ये जरूर से याद रखना है आपको, है ना। अब नेक्स्ट आ जाता है कारण। पृथ्वी की कक्षा दीर्घ वृत्ताकार है जिससे सूर्य से दूरी बदलती रहती है। दोस्तों ये कारण भी सही है, ठीक है। बट देखो यहाँ पे ये जो कारण है उस कथन की व्याख्या नहीं करता, क्योंकि पृथ्वी की कक्षा का दीर्घ वृत्ताकार होना दिन की लंबाई में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी नहीं है। अगर पृथ्वी झुकी हुई नहीं होती तो ये कभी भी दिन रात छोटे बड़े नहीं होते। पूरे वर्ष पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि क्या होती, समान ही होती। तो कारण है तो सही, लेकिन यहां पर ना ये व्याख्या सही नहीं है, तो आंसर आएगा इसका बी। दोस्तों इस तरह के जो क्वेश्चन है ना बहुत ही शानदार होते हैं और इनको अच्छे से समझ के करने की जरूरत होती है। और जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन सोल्व करते हो तो मल्टीपल क्वेश्चन आपको याद होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पृथ्वी की घूर्णन गति से विवर्तनिक बल होता है, बिल्कुल उत्पन्न होता है दोस्तों। विवर्तनिक बल घूर्णन जो पृथ्वी करती है, तो पृथ्वी घूर्णन करती है तो पृथ्वी ना केवल पृथ्वी की सतह बल्कि उसका आंतरिक भाग भी घूर्णन करता है, तो विवर्तनिक बल उत्पन्न होता है, बिल्कुल सही है। इससे पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी और मध्य से उभरी हुई, ये कारण भी सही है और ये व्याख्या भी सही है दोस्तों। तो ए जो है इसका आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। पृथ्वी की घूर्णन गति को मुख्य रूप से कौन सा कारक धीमा कर रहा है जो जलवायु परिवर्तन से जुड़ा है और परिक्रमण के प्रभाव से संबंधित है। दोस्तों इसका जो आंसर है वो है ध्रुव से पिघलना। दोस्तों क्या होता है कि पृथ्वी के ध्रुवों से जब ध्रुव पिघलते हैं तो ध्रुव क्या हो जाते हैं, हल्के हो जाते हैं, ठीक है। और इस वजह से यहाँ पर क्या होता है, पृथ्वी की जो घूर्णन गति है वो घूर्णन गति इफेक्ट होती है। तो राइट आंसर होता है ध्रुव का पिघलना। ओके, पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण घूर्णन पर टॉर्शनल वेव्स का क्या प्रभाव होता है। दोस्तों यहाँ पे देखो टॉर्शनल वेव्स में आपको बता देता हूं क्या होता है। टॉर्शनल एक साइंटिफिक वर्ड है, इसका अर्थ होता है मरोड़। टॉर्शनल का मतलब होता है मरोड़ उत्पन्न होना, है ना, ठीक है। अब ये मरोड़ क्या होता है, पृथ्वी पर क्या मरोड़ उत्पन्न होता है, मरोड़ तरंगे क्या होती हैं। तो यहां पर एक चीज आप ध्यान रखना है कि जब पृथ्वी परिक्रमण गति करती है तो उस पर परिक्रमण होता है। तो जैसे मान लो ये बोतल को एग्जाम्पल के लिए लेना, ये अपनी पृथ्वी मानो, अब पृथ्वी यूं घूर्णन करते हुए अपने अक्ष पर परिक्रमा करती है, तो पृथ्वी के परिक्रमण से, जो पृथ्वी की परिक्रमण से टॉर्शनल वेव्स उत्पन्न होती हैं और ये टॉर्शनल वेव्स कन्वेक्शन वेव्स की वजह से उत्पन्न होती है, संवहन तरंगों की वजह से उत्पन्न होती हैं। अब ये जो टॉर्शनल वेव्स हैं ना दोस्तों, ये टॉर्शनल वेव्स क्या करती हैं, घूर्णन गति को धीमा अथवा तेज कर सकती हैं, जिससे क्या होगा, पृथ्वी की दिन रात की जो अवधि है उसमें उतार चढ़ाव पैदा हो सकता है, ये ध्यान रखना है। तो इसका राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। ग्लोब पर कुल वृहत वृत्त कितने हैं। दोस्तों ग्लोब पर वृहत वृत्त की अगर हम बात करेंगे तो 181 वृहत वृत्त हैं हमारे ग्लोब पर, ठीक है। अब वृहत वृत्त क्या होते हैं, ग्रेट सर्कल। अब ग्रेट सर्कल में अक्षांशीय वृत्त की बात करें तो एक ही ग्रेट सर्कल होता है और वो होता है 0 डिग्री अक्षांश। 0 डिग्री अक्षांश एक ही ग्रेट सर्कल होता है, जबकि 180 होते हैं देशांतरीय वृत्त, ठीक है। और ये जितने भी देशांतरीय वृत्त होते हैं ये सभी के सभी ग्रेट सर्कल होते हैं, तो आंसर हो जाएगा 181। ओके, सूर्य एक दिन में कितने मिनट अथवा डिग्री अक्षांश की यात्रा करता है। दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। इसका एक्सप्लेनेशन में थोड़ा सा आपको बता देता हूं, बट अगर आप इस तरह के बहुत ही ट्रिकी और बहुत ही शानदार क्वेश्चन का लाभ लेना चाहते हैं तो आप हमारे प्रयास कोचिंग के ऑफलाइन और ऑनलाइन बैच से जुड़कर इस तरह के ट्रिकी मेथड्स और ट्रिकी क्वेश्चंस जो हैं, जो किसी भी तरह एग्जाम में नहीं आए हैं, वो आपको प्रयास कोचिंग में मिलेंगे।
तो अगर आप इन क्वेश्चंस का लाभ लेना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन और ऑफलाइन किसी भी मोड में आप हमारी प्रयास कोचिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे हम बात करें सूर्य एक दिन में कितने मिनट या डिग्री अक्षांश की यात्रा करता है, तो आंसर तो मैं बता देता हूँ 16 मिनट अक्षांश की यात्रा करता है। बट यहाँ पे ये होता क्या है, 16 मिनट अक्षांश कैसे निकाला, क्या होता है, तो यहाँ पे ध्यान रखना कि मान लेते हैं ये हमारी अर्थ है और ये है हमारी इक्वेटर लाइन, ठीक है। यहाँ है हमारी कर्क रेखा 23.5 डिग्री और यहाँ पर है हमारी मकर रेखा 23.5 डिग्री। अब दोस्तों यहाँ से लेकर यहाँ तक 0 से 23.5 के बीच में अप्रोक्स 24 देशांतर का अंतर हम मान लें, अप्रोक्स, ठीक है, 24 देशांतर का अंतर मान लें, तो सूर्य यहाँ से यहाँ तक आने में 3 माह का समय लेता है, ठीक है, 3 माह का समय लेता है उत्तरायण में। तो अब यूं कर लो आप इसको क्या कि 3 माह में सूर्य चलता है 3 माह में सूर्य चलता है 24 अक्षांश, ठीक है। तो 1 माह में सूर्य चलेगा 24 भाग 3, 3 अट्ठा 24, लगभग 8 अक्षांश, यानी सूर्य 1 माह में 8 डिग्री उत्तरायण या दक्षिणायन हो जाता है। तो 30 माह का मतलब 1 माह का मतलब 30 दिन हो गए ना, ठीक है। 30 दिन में सूर्य कितना चलता है, 8 अक्षांश चलता है, ठीक है। अब यहां पर आंसर देखो मिनट अक्षांश में आ रहा है, मिनट अक्षांश। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे ये जो 8 अक्षांश है ना, इसको मिनट अक्षांश में चेंज कर लो। 8 अक्षांश को मिनट अक्षांश में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 1 डिग्री अक्षांश में 60 मिनट का डिफरेंस होता है। आप मल्टीप्लाई करोगे तो 0 8 6 48 होते हैं क्या, 8 6 48, 480। अब 480 मिनट अक्षांश चलता है, 480 मिनट अक्षांश 30 दिन में सूरज चलता है 480 मिनट अक्षांश। तो एक दिन में कितना चलेगा, एक दिन में चलेगा 480 भाग 30, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल और 48 में 3 का भाग दो, कितना आ जाएगा 16, ठीक है। तो 16 3 48, तो आंसर आ जाएगा 16 मिनट अक्षांश। दोस्तों इसी तरह के कुछ अनछुए क्वेश्चंस से आप यदि जुड़ना चाहते हैं, अनछुए मैटर से जुड़ना चाहते हैं, तो आप हमारे प्रयास एडुहब की ऑनलाइन या ऑफलाइन जो क्लासेस हैं उनसे जुड़ सकते हैं। ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल था, है ना दोस्तों। हम ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस में इसी तरह के बहुत ही शानदार वाले जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करते हैं, जो अभी तक किसी ने छुए भी नहीं। यहाँ तक कि आरपीएससी और आरएसएस भी इन क्वेश्चन तक नहीं पहुंचा है। तो हम ये दोस्तों ये हम यानी कि विशेषकर मैं ये क्वेश्चन मैं ही बना रहा हूं, तो ये विशेषकर रिसर्च के माध्यम से ये क्वेश्चन मैं तैयार करता हूं, ठीक है। और तब मैं ये क्वेश्चन आपके सामने लेके आता हूं। ये कोई एआई से या कहीं से भी जनरेटेड नहीं है, ठीक है। आप मैच कर सकते हैं, ना किसी बुक से है, और विशेष क्वेश्चन ये मेरे बनाए गए हैं और मतलब मेहनत लगती है दोस्तों। और इसी तरह की अगर आप जो मैटर अगर आप चाहते हैं ना, तो हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करें। ओके, तो नेक्स्ट आते हैं, अक्षांश और देशांतर का मिलन बिंदु क्या कहलाता है। दोस्तों देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है ना। अक्षांश और देशांतर का मिलन बिंदु, और तो बहुत सारे बच्चे जो हैं वो इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। देखो यहाँ पे मैंने कंफ्यूजन करने वाला ऑप्शन तो दिया ही नहीं है, पहली बात है ना। कंफ्यूजन करने वाला ऑप्शन में देता तो यहाँ पे मैं आंसर ऑप्शन क्या लिखता, ग्रिड लगता, और इसका जो सारे आंसर है ना स्टूडेंट्स ग्रिड ही रखते, और एक्चुअल में मेरे को ये ऑप्शन देना चाहिए था, रियल में देना चाहिए था, और इसका आंसर सभी के सभी स्टूडेंट्स ग्रिड करते और ये रॉन्ग हो जाता। अब इसमें ध्यान देना कि ग्रिड क्या होता है और ये मिलन बिंदु क्या होता है। देखो ये अक्षांश रेखाएं हैं हमारी, ये अक्षांश रेखाएं हैं, ठीक है, और ये देशांतर रेखाएं हैं, ये देशांतर रेखाएं हैं, ठीक है। अब अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जो जाल बनता है ना, ये जो जाल बना है ना, भौगोलिक रेखा जाल, इस भौगोलिक रेखा जाल को ग्रिड कहते हैं, या इसको मैश भी कहते हैं। मैश, ये मैश ही होता है, ग्रिड ही होता है, मैश। जैसे हमारे जो शूज आते हैं, वो जो स्पोर्ट्स शूज, वो मैश से ही बने हुए आते हैं,
उनमें जो मटेरियल होता है वो मैश होता है। अब उसको है ना वो जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है उसमें देखना शूज मैश ही होता है, ऐसे 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 सेम पैटर्न पे होता है। अब मेरा जो क्वेश्चन है वो ये नहीं है ग्रिड या मैश, ये थोड़ी है, ये तो हो गया इसका आंसर कि अक्षांश और देशांतर रेखाओं के जाल को क्या कहते हैं। मैं पूछ रहा हूँ एक्चुअल में, कलर चेंज करता हूँ मैं। आपको कैसा पसंद है, पिंक पसंद है क्या आपको? मुझे तो नहीं पसंद, ब्लैक ले लेते हैं, ठीक है। तो यहां पे मैं इस स्थान की बात कर रहा हूं, ये बिंदु, ये क्या चीज है, मैं इस जाल की बात नहीं कर रहा, ये जहां पे ये दोनों कट कर रहे हैं ना, इस कट की बात कर रहा हूं मैं। तो इस कट को हम क्या कहते हैं? अब देखो, अगर मैंने इसको इंग्लिश में लिखता तो बहुत अच्छे से आप सारा इसका आंसर दे देते, क्योंकि इंग्लिश में इजी है ये। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स कहते हैं, ठीक है। और कोऑर्डिनेट्स को हिंदी में बोलते हैं निर्देशांक। दोस्तों आप गूगल से अगर आप व्हाट्सएप के थ्रू अपनी इमेज शेयर करते हो ना, इमेज नहीं सॉरी लोकेशन शेयर करते हो ना, तो लोकेशन में पता है क्या जाता है? कोऑर्डिनेट्स ही जाते हैं, कोऑर्डिनेट्स ही जाते हैं। और कोऑर्डिनेट्स के माध्यम से ही आपको कोई व्यक्ति लोकेट करता है, ये ध्यान रखना। तो जहां पे ये क्रॉस करते हैं उसको निर्देशांक कहते हैं दोस्तों, याद रखेंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ग्लोब पर कुल देशांतरीय वृत्त कितने होते हैं? तो ये इजी क्वेश्चन है, बता सकते हैं ग्लोब पर देशांतरीय वृत्त 360 या 180? चलो आपको तो आंसर ही करना है। तो 180 होते हैं ग्लोब पर कुल देशांतरीय वृत्त, 360 नहीं होते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, अब देखो वायुमंडल से रिलेटेड बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। मध्य मंडल वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों, मध्य मंडल वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है। नेक्स्ट है, इसमें उल्कापिंड जलकर नष्ट हो जाते हैं क्योंकि यहाँ घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो कारण भी सही है। बट दोस्तों ये जो कारण है इसकी व्याख्या नहीं करता है। मध्य मंडल सबसे ठंडी परत है और उल्कापिंड नष्ट हो जाना दो अलग अलग बातें हैं, तो व्याख्या ही नहीं हो रही है। तो आंसर क्या होगा कि ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन व्याख्या नहीं होती है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, हमारा क्वेश्चन लेते हैं, आयन मंडल वायुमंडल की सबसे बाहरी परत है। आयन मंडल, आयन मंडल वायुमंडल की सबसे बाहरी परत है। दोस्तों आयन मंडल की अगर हम बात करते हैं तो आयन मंडल वायुमंडल की सबसे बाहरी जो परत है हम इसको मान लेते हैं बिकॉज एक्चुअल में क्या है, ये आयतन मंडल होता है ना, आयतन मंडल। और इस आयतन मंडल में दो परतें होती हैं, आयतन मंडल में दो परतें होती हैं, एक होता है थर्मोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, और एक होता है एक्सोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। और इस थर्मोस्फेयर में क्या होता है, इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं, यानी विद्युत आवेशित कण होते हैं, विद्युत आवेशित कण होते हैं, इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं, विद्युत आवेशित कण होते हैं जिनको हम आयन कहते हैं। और इस वजह से इस परत को आयन मंडल कहा जा सकता है, आयन मंडल, ठीक है। तो आयन मंडल वायुमंडल की सबसे बाहरी परत है। तो दोस्तों यहां पे याद रखो, अब पहले किसी समय आयन मंडल को सबसे बाहरी परत माना जाता था, ठीक है, बट यहां पर आयन मंडल जो है वायुमंडल की सबसे बाहरी परत नहीं है, ठीक है। और अब एक्सोस्फेयर सबसे बाहरी परत है, और एक्सोस्फेयर में एक और पेटी होती है, वॉन एलेन रेडिएशन बेल्ट, रेडिएशन बेल्ट। तो एक्सोस्फेयर जो है सबसे बाहरी परत होती है, लेकिन उपयुक्त ऑप्शन के अकॉर्डिंग ना हम ये मान सकते हैं कि आयन मंडल जो है वायुमंडल की सबसे बाहरी परत होती है, बिकॉज ये जो वॉन एलेन रेडिएशन बेल्ट है, ये यहां पर भी आयन ही होते हैं, यहां पर भी रेडिएशन ही होता है, और ये भी आयन के स्वरूप में ही यहां पे कण पाए जाते हैं। अब दूसरा है कि आयन मंडल वायुमंडल की सबसे बाहरी परत है, यहां उपग्रह स्थित होते हैं और अणु अंतरिक्ष में पलायन करते हैं। हाँ दोस्तों, यहाँ पे कृत्रिम उपग्रह, उपग्रह तो नहीं, हम कृत्रिम उपग्रह जरूर बोलेंगे, कृत्रिम उपग्रह यहां पर स्थापित किए जाते हैं, कृत्रिम उपग्रह। तो और अणु अंतरिक्ष में पलायन करते हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, तो ए आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। दोस्तों ध्यान रखना है, आयन मंडल को इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपन सही मानते हैं, बिकॉज मतलब इस कथन के अकॉर्डिंग सही मान रहे हैं, क्योंकि बिकॉज जो वॉन एलेन रेडिएशन बेल्ट है यहां पर भी आयन परत ही है, और बट यहां पर रेडियो तरंगों का परावर्तन नहीं होता, यहां पर क्या बनते हैं, अरोरा बनते हैं, अरोरा,
अरोरा बनते हैं, अरोरा ऑस्ट्रलीज और अरोरा बोरलीज, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो उपयुक्त ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम मान सकते हैं कथन के अनुसार। बट आप याद रखना, अगर जैसे क्वेश्चन यूं हो, चेंज हो क्वेश्चन, इस तरह से हो कि वायुमंडल की सबसे बाहरी परत है, बाहरी परत है, और इसमें आपको ऑप्शन अलग अलग मिले, जैसे बहिर्मंडल, बहिर्मंडल, आयन मंडल, ठीक है, मध्य मंडल, तब आप बहिर्मंडल आंसर करेंगे। बट बहिर्मंडल भी एक्चुअल में आयन मंडल का ही पार्ट है ना, ध्यान रखना। एक्चुअल में तो बहिर्मंडल को आयतन मंडल कहते हैं, और ये सारा एक ही पोर्शन है, पूरा एक ही पोर्शन है, इनमें कोई पॉज नहीं होता है। जैसे अपन पढ़ते ना, जैसे शोभ मंडल के बाद पढ़ते हैं ट्रोपोपोज, ट्रोपोस्फेयर के बाद फिर स्ट्रेटोस्फेयर के बाद पढ़ते हैं स्ट्रेटोपोज, मीजोस्फेयर के बाद पढ़ते हैं मीजोपोज, और उसके बाद पढ़ते हैं थर्मोपोज, जैसा कुछ होता नहीं है। तो कंटिन्यू ये थर्मोस्फेयर के बाद एक्सोस्फेयर एक ही आवरण है ना, ध्यान रखना है। तो ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर वायु दाब के वितरण में संबंध कथन कौन सा है? भूमध्य रेखा पर निम्न दाब होता है, भूमध्य रेखा पर तो निम्न ही दाब ही होता है, सही है ये तो। अब कौन सा कथन असत्य बताना है? अच्छा सॉरी सत्य नहीं, उपोषण कटिबंधों पर उच्च दाब होता है, बिल्कुल सही है। उपध्रुवीय ध्रुवों पर निम्न दाब नहीं दोस्तों, ध्रुवों पर कभी भी निम्न दाब नहीं होता, ध्रुवों पर हमेशा हाई प्रेशर ही मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। दो अलग अलग वायु राशियों के मिलने पर सीमा क्षेत्र को क्या कहते हैं? दोस्तों, जब दो अलग स्वभाव वाली वायु राशियां ठंडी और गर्म आपस में मिलती हैं, तो आपस में मिलने के कारण जो निर्मित होते हैं उनको फ्रंट्स कहते हैं, फ्रंट्स, ठीक है, ये ध्यान रखना है, इनको फ्रंट्स कहा जाता है। तो आंसर होता है फ्रंट्स। और दोस्तों, जहां पे फ्रंट्स बनते हैं, फ्रंट्स को हिंदी में मैं बताऊं आपको, तो फ्रंट्स को हिंदी में वाताग्र कहते हैं, वाताग्र, ठीक है। और फ्रंट्स जहां बनते हैं वहां पे चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। जब वायु को गर्म किया जाता है तो क्या होता है? दोस्तों, जब आप बात करेंगे कि वायु को आप गर्म करेंगे तो क्या होगा, वह सघन हो जाती है और नीचे आ जाती है। दोस्तों, वायु गर्म होती है तो सघन होती है क्या? वो तो विरल होती है ना, फैल जाती है, उसका आयतन बढ़ जाता है, डेंसिटी में कमी आ जाती है। तो ये वायु सघन नहीं होती है ना। वायु सघन तब होती है जब ठंडी हो जाती है और भारी होने के कारण फिर नीचे आती है। तो ये तो गलत हो गया, ए ऑप्शन तो। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट है, वह फैलती है, हल्की हो जाती है और ऊपर उठती है, बिल्कुल ये बी सही है। उसका दाब बढ़ जाता है, नहीं दोस्तों, गर्म हवा तो फैल जाएगी तो दाब में कमी आएगी, ठीक है, और उसकी गति कम हो जाएगी। तो बस ये बी सही है और आगे फिर अपन पढ़ने की जरूरत ही नहीं। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन थे दोस्तों इस बार के, ठीक है। 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहां होती है? तो 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी होती है दोस्तों विषुवत रेखा पे। नेक्स्ट है, चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है? तो चक्रवात का शांत क्षेत्र जो होता है उसको चक्रवात की आंख कहते हैं, यानी कि चक्रवात का चक्षु, ठीक है। तो दोस्तों, ये थे हमारे एसएसटी ज्योग्राफी के क्वेश्चन। नेक्स्ट जो हमारे सर हैं वो आते हैं और आपको नया टॉपिक करवाते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। हेलो साथियों, नमस्कार। मैं जय चौधरी, प्रयास के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। जो हमारा टेस्ट सीरीज चल रहा है ग्रेड 3 मेंस एग्जाम के लिए, तो उसमें एसएसटी के सब्जेक्ट में हिस्ट्री से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, हमारा 96 से हिस्ट्री का क्वेश्चन की शुरुआत हो रही है। उसमें अपना हड़प्पा सभ्यता पहला टॉपिक था आपका। उसके अंदर सुरकोटड़ा से प्राप्त घोड़े की अस्थियां मानी जाती है, प्राक हड़प्पाकालीन, हड़प्पाकालीन, उत्तर हड़प्पाकालीन और मध्य पाषाणकालीन। तो आपको विदित है कि हड़प्पा सभ्यता का स्थान सुरकोटड़ा जो है वो गुजरात में है, और गुजरात में भी कच्छ के रन में है। कहाँ है? कच्छ के रन क्षेत्र में है। और सुरकोटड़ा की खोज व उत्खनन का जो कार्य है वो 1960 में शुरू होता है, जेपी जोशी या जगपति जोशी के द्वारा। तो यहाँ से हमें क्या क्या साक्ष्य मिले हैं, उसमें से विशेष महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में घोड़े की अस्थियां कहाँ से मिली? तो घोड़े की अस्थियां हमें सुरकोटड़ा से मिलती है। जबकि आपको ये ध्यान रखना है विशेष तौर पे कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है घोड़े से अपरिचित थे, घोड़े से अपरिचित थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हड़प्पा काल में तो घोड़ा नहीं है, लेकिन हड़प्पा का स्थल सुरकोटड़ा से घोड़े की अवशेष या अस्थियां मिली है।
इससे आपको पता चलता है कि या तो घोड़े की अस्थियां पहले की होगी या बाद की होगी, मतलब या तो प्राक हड़प्पा काल की होगी और या उत्तर हड़प्पा काल की होगी, क्योंकि मध्य पाषाण काल तो इससे पहले का है। तो यहाँ से जो अस्थियां मिली है सुरकोटड़ा से वो प्राक हड़प्पा काल की नहीं है, हड़प्पा काल की भी नहीं है, मध्य पाषाणी काल की नहीं है, लेकिन हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद की मानी जाती है। अर्थात इसका सही आंसर होगा सी, उत्तर हड़प्पियन काल की सुरकोटड़ा से घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई या देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो गया सी। और ये भी ध्यान रखना है कि हड़प्पा सभ्यता में एक दो स्थल और होंगे जहां से घोड़े की मरण मूर्तियां देखने को मिलती है, जैसे लोथल से घोड़े की मरण मूर्तियां भी मिली है, अर्थात छोटी छोटी मिट्टी की मूर्तियां देखने को मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 97 वाला है। नाइन्टी 97 वाला जो क्वेश्चन है उसमें पूछा है धौलावीरा से संबंधित सत्य कथन है। किससे पूछा है कि धौलावीरा से संबंधित सत्य कथन है। तो धौलावीरा में कुछ विशेषताएं दे रखी है, उसके संदर्भ में आपको सही आंसर बताना है। धौलावीरा गुजरात का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि धौलावीरा जो है इसका अर्थ है सफेद कुआं। क्या अर्थ है भाई? सफेद कुआं। और ये गुजरात में ही स्थित है। कहाँ है? गुजरात में स्थित है। तो इसका मतलब ये पहला स्टेटमेंट सत्य है। और ये गुजरात का सबसे बड़ा स्थल और भारत का हड़प्पा स्थलों में दूसरा बड़ा स्थल है। तो भारत का सबसे बड़ा स्थल या संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा जो स्थल हो गया वो राखीगढ़ी है। राखीगढ़ी के बाद में भारत का दूसरा बड़ा हड़प्पा स्थल धौलावीरा है जो गुजरात में स्थित है। और ये मानसर व मानहर नदियों के मध्य स्थित है। दूसरा है 10 अक्षर वाला यहाँ से शिलालेख मिला। बिल्कुल सही है। धौलावीरा से एक होर्डिंग मिला है, लकड़ी का होर्डिंग है जिसके ऊपर 10 अक्षर अंकित है। तो ये कोई न कोई सूचना या इंडिकेशन दे रहा है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा स्टेटमेंट है खेल के 2 स्टेडियम प्राप्त हुए। ये गलत है। खेल का स्टेडियम हड़प्पा से स्थलों में 3 जगह से देखने को मिलता है। धौलावीरा से भी खेल का स्टेडियम मिला है लेकिन एक ही है, 2 नहीं है। तो 2 खेल के स्टेडियम कहाँ से मिले हैं? गुजरात का ही स्थल है जूनी कुरान। कौन सा स्थान है? जूनी कुरान से खेल के 2 स्टेडियम मिले हैं, जबकि चौथा स्टेडियम मोहन जोदड़ो से भी मिला है। मोहन जोदड़ो के दुर्ग के पीछे की ओर एक खेल का स्टेडियम मिला है। तो हड़प्पा सभ्यता में कुल खेल के 4 मैदान मिले। तो इसका थर्ड आंसर जो है या थर्ड स्टेटमेंट वो गलत है। और चौथा स्टेटमेंट है कि एकमात्र हड़प्पा स्थल जो 3 खंडों में विभाजित है। तो ये भी सत्य है। मतलब आपको ये पता है कि हड़प्पा सभ्यता के अधिकांश जो स्थल है वो 2 खंडों में बटे हुए हैं। पूर्व का नगर टीला कहलाता है और पश्चिम का दुर्ग टीला कहलाता है। तो हड़प्पा स्थलों में धौलावीरा एकमात्र ऐसा स्थल है जिसके दुर्ग 2 खंडों में बटे हुए हैं। इस प्रकार से टोटल खंड कितने हो गए? स्थल के 3 खंड हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एकमाद्वितीय ब्रह्मा सुक्ति का संबंध किससे है? तो एकमाद्वितीय ब्रह्म सुक्ति का संबंध छांदोग्य उपनिषद से है। किससे है? छांदोग्य उपनिषद से है। अब ध्यान रखना, कंठो उपनिषद बहुत बार पूछा गया है। तो कंठो उपनिषद में यम निचिकेता के मध्य हुए संवाद का जो उल्लेख है वो कंठो उपनिषद में है। और वृद्धारण्यक उपनिषद के अंदर गार्गी व याज्ञवल्क्य ऋषि के मध्य हुए संवाद का उल्लेख मिलता है। और
मुंडको उपनिषद में हमारा राष्ट्रीय वाक्य जो है सत्यमेव जयते अंकित है। तो इसका सही आंसर हो गया ए। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन। विधेद माधव की कथा का उल्लेख किस ब्राह्मण ग्रंथ में उल्लेखित है जो आर्यों के साम्राज्य विस्तारवादी नीति की जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत है? तो इसका मतलब ये बात हो रही है लेटर वैदिक की, उत्तर वैदिक काल में आर्य सभ्यता का विस्तार सप्त सैंधव प्रदेश से मतलब पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर हुआ और आर्यों का मुख्य केंद्र जो बन गया उत्तर वैदिक काल में वो गंगा यमुना घाटी बन गया। कौन सा? गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र। और 600 बीसी तक आते आते आर्य अंतिम रूप से कहाँ तक पहुँच गए थे? गंडक नदी की सीमा तक, अर्थात बिहार और नेपाल की सीमा पर चलने वाली गंडक ऑब्लिक सदा नीरा नदी के संगम तक पहुँच गए थे या उसकी सीमा तक पहुँच गए थे। तो एक कहानी दे रखी है विदय माधव की कि विदय माधव अपने पुरोहित राहुगण के साथ में अग्नि को मुंह में लेकर पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर चला और सबको जलाता हुआ वो गंडक नदी तक चला गया, लेकिन गंडक नदी को जला न सका। ये पूरी जो कहानी या कथा का उल्लेख है ये शतपथ ब्राह्मण में देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेदिक कालीन प्रमुख विदुषियों में शामिल मतलब पढ़ी लिखी महिलाएं जो है ऋग्वेदिक काल की कौन कौन सी है? तो ऋग्वेदिक काल के अंदर स्त्री और पुरुष दोनों को उपनयन संस्कार का अधिकार था, मतलब पढ़ने का अधिकार था। और ऋग्वेदिक काल में बहुत सारी विदुषियों ने वैदिक ऋचाओं के लेखन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी है, जिसके अंदर आप देखोगे अपाला है, लोपामुद्रा है, घोषा है, सिकता है, निवावरी है, विश्ववरा है। इस प्रकार की ये जो विदुषियाँ थी ये ऋग्वेदिक कालीन मानी जाती है। जबकि गार्गी के साथ में जाबाल व गंधर्व ग्राहिता जैसी विदुषियाँ जो है वो उत्तर वैदिक काल की मानी जाती है। तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। यहाँ से अपने को उत्तर वैदिक काल में कौन कौन सी प्रमुख महिलाएं थी पढ़ी लिखी और ऋग्वेदिक काल में कौन सी है ये ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। तो इसका सी आंसर सही है, जबकि गार्गी उत्तर वैदिक काल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध दर्शन में कार्य कारणता का सिद्धांत किस रूप में माना जाता है? कार्य कारणता का सिद्धांत बौद्ध धर्म का सिद्धांत है जिसको क्षणभंगुरवाद के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? क्षणभंगुरवाद के नाम से जाना जाता है। नहीं सॉरी, इसको काटो। चलिए, बौद्ध दर्शन में कार्य कारणता का जो सिद्धांत है वो प्रत्युत समुत्पाद के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? प्रत्युत समुत्पाद के नाम से जाना जाता है। चलिए, हमारा क्वेश्चन क्या है कि बौद्ध दर्शन में कार्य कारणता सिद्धांत किस रूप में माना जाता है या जाना जाता है? तो बौद्ध दर्शन में प्रत्युत समुत्पाद का सिद्धांत जो है वही कार्य कारणता का सिद्धांत कहलाता है। प्रत्युत समुत्पाद जो है वो क्या कहलाता है? कार्य कारणता का सिद्धांत कहलाता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आइए। महावीर स्वामी को किस नदी तट पर कैवल्य की प्राप्ति हुई? कैवल्य का मतलब यहाँ ज्ञान है।
कि महावीर स्वामी को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो महावीर स्वामी आपको पता है कि 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर देते हैं अपने घर वालों की अनुमति से, और 12 वर्षों तक कठोर तपस्या के बाद में 42 वर्ष की अवस्था में उनको ज्ञान अर्थात कैवल्य की प्राप्ति हुई है। तो ये ऋज्जुपालिका नदी के किनारे है। कहाँ है? ऋज्जुपालिका नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई। वज्जिसंग जहाँ है, वज्जिसंग की राजधानी वैशाली में ऋज्जुपालिका नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई। जबकि बुद्ध का यदि पूछे तो बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो है उज्ज्वल्या नदी के किनारे हुई, या इसको निरंजना या पुनपुन नदी भी कहते हैं। ये तो बुद्ध को, जबकि ऋज्जुपालिका नदी के किनारे किसको? महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न घटना में असंगत किससे संबंधित घटनाएं हैं? बुद्ध के जीवन संबंधी घटनाएं हैं, उनमें गलत घटना कौन सी है? मतलब किस घटना को बौद्ध साहित्य में किस नाम से जाना जाता है? तो बुद्ध को 29 वर्ष की अवस्था में बुद्ध ने गृह त्याग किया है, और 35 वर्ष की आयु में बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई है, और 80 वर्ष की एज में बुद्ध की मृत्यु हुई है। तो बुद्ध के जीवन से संबंधित जो घटनाएं हैं, पहली घटना है ज्ञान प्राप्ति। तो ज्ञान प्राप्ति को संबोधि कहा जाता है, बिल्कुल सही है। और बुद्ध को ज्ञान की जो प्राप्ति हुई वो निरंजना ऑब्लिक पुनपुन नदी के किनारे 35 वर्ष की आयु में बुद्ध पूर्णिमा अर्थात वैशाख पूर्णिमा को ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो पहला सही है। दूसरा है गृह त्याग। गृह त्याग की घटना को बौद्ध साहित्य में महाभिनिष्कर्मण कहा गया है। क्या कहा गया है? महाभिनिष्कर्मण। और गृह त्याग कब किया था? 29 वर्ष की अवस्था में। तो यह गलत है। केवल्य जैन धर्म के अंदर ज्ञान प्राप्ति की अवस्था को कहा जाता है। मृत्यु की घटना को बौद्ध साहित्य में महापरिनिर्वाण कहा गया है, बिल्कुल सत्य है। और गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्कर्मण की संज्ञा दी गई है। ठीक है ना? तो ध्यान रखना, बुद्ध के गृह त्याग की घटना है महाभिनिष्कर्मण, ज्ञान प्राप्ति की घटना है संबोधि, और उसके बाद में मृत्यु की घटना को आप कहोगे महापरिनिर्वाण। अगला क्वेश्चन देखिए, तिब्बत आर्यों का मूल स्थान था, ये किसका मत है? इन 4 विद्वानों ने आर्यों के बारे में क्या बोला, या कौन सा विद्वान आर्यों के बारे में क्या कहता है? तो सर्वमान्य मत तो है कि आर्यों का मूल स्थान जो है वो मध्य एशिया है। भाई ये ध्यान रखना है। कौन सा स्थान है? मध्य एशिया है। ये जर्मन इतिहासकार मैक्स मूलर का मत है। किसका मत है? मैक्स मूलर का मत है। ये सर्वमान्य मत माना जाता है। अब यहाँ दे रखा है कि तिब्बत आर्यों का मूल स्थान है। तो तिब्बत आर्यों का मूल स्थान मानने वाला जो विद्वान था, भारतीय समाज सुधारक और पुनर्जागरण के प्रणेता कह सकते हैं, दयानंद सरस्वती ने एक पुस्तक लिखी थी जो राजस्थान में ही लिखी गई थी, सत्यार्थ प्रकाश। उसके अंदर आर्यों का मूल स्थान दयानंद सरस्वती ने कहाँ माना है? तिब्बत माना है। जबकि बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों का मूल स्थान उत्तरी ध्रुव को माना है, और इनकी पुस्तक है द आर्कटिक होम ऑफ आर्यंस या होम ऑफ वेदास। ये तिलक की पुस्तक है। ठीक है। जबकि डॉक्टर संपूर्णानंद ने आर्यों का मूल स्थान
सप्त सैंधव प्रदेश ही माना है। कौन सा प्रदेश माना है? सप्त सैंधव प्रदेश ही माना है। जबकि गाइल्स के द्वारा आर्यों का जो मूल स्थान है वो हंगरी या डैन्यूब नदी घाटी वाले क्षेत्र को माना है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर हो गया दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन से जैन धर्म में कर्म फलों का आत्मा की ओर होने वाला प्रवाह और रोकना, मतलब आत्मा की ओर एक तो हो रहा है प्रवाह और एक उसको रोकना या पृथक हो जाना, उसका सही जोड़ा कौन सा है? तो जैन दर्शन में आप जब पढ़ते हो, जैन दर्शन के अंदर आत्मा को माना गया है और जैन दर्शन में एक से अधिक आत्माओं को स्वीकार किया है। अर्थात जैन दर्शन आत्मवादी है जबकि बौद्ध दर्शन अनात्मवादी है। अब जैन दर्शन में पुनर्जन्म का आधार क्या माना गया है? कर्मफल या पुद्गल कह सकते हैं हम इसको। तो पुद्गल जो है या कर्मफल जो है, आत्मा की ओर जब प्रवाह हो रहा है तो आत्मा की ओर होने वाले प्रवाह को आश्रव कहा जाता है। अब इस कर्म फलों को आत्मा के चारों ओर चिपकने से या प्रवाह को हमें क्या करना है? रोकना है। तो आत्मा के ओर होने वाले प्रवाह को रोकने के लिए हम क्या करेंगे? 5 महाव्रत या अणुव्रतों का कठोरता से पालन करेंगे, जिससे ये प्रवाह जो है रुक जाएगा। तो प्रवाह का रुकना जो है वो क्या कहलाता है? सवर कहलाता है। लेकिन जो कर्मफल आत्मा के ओर चारों ओर चिपक गए हैं, इसका जो आत्मा से झड़ना या पृथक हो जाना, उसको क्या कहा जाता है? निर्जरा कहा जाता है। तो इसमें संवर और निर्जरा डी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, महात्मा बुद्ध व महावीर स्वामी के कुल संबंधी सही कूट है। तो महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों ही क्षत्रिय है और दोनों ही इक्ष्वाकु वंश से है। जबकि महावीर स्वामी का जो कुल है वो घात्रक कुल के क्षत्रिय है, जबकि महात्मा बुद्ध का जो कुल है वो नेपाल के शाक्य कुल के क्षत्रिय माने जाते हैं, लुम्बिनी के। तो इसका मतलब यहाँ पर सही क्या हो गया? बुद्ध पहले है तो शाक्य कुल हो गया और महावीर बाद में है तो घात्रक कुल हो गया। इसका सही आंसर क्या हो गया? पहला। अब अगर गोत्र का पूछे तो ध्यान रखना, बुद्ध का गोत्र है गौतम, जबकि महावीर स्वामी का जो गोत्र है वो है कश्यप। कश्यप गोत्र के क्षत्रिय है, जबकि बुद्ध गौतम है। बुद्ध का कुल शाक्य है जबकि महावीर का कुल घात्रक है, लेकिन दोनों ही इक्ष्वाकु वंश से संबंधित है। वंश पूछे तो दोनों का सेम है, ये ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। असंगत है, एक तरफ राजधानियां दे रखी है, दूसरी तरफ महाजनपद दे रखा है कि कौन से महाजनपद की राजधानी कौन सी है। तो आपको ध्यान रखना है, पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि महाजनपद अर्थात 600 BC के आसपास भारत में द्वितीय नगरीय क्रांति की शुरुआत हुई। कौन सी? द्वितीय नगरीय क्रांति की शुरुआत हुई, वही महाजनपदीय प्रणाली कहलाती है। तो जन शब्द तो इस्तेमाल हुआ है आर्य कबीलों के लिए, जो आपको कहाँ देखने को मिलेगा? ऋग्वेद में देखने को मिलेगा। जन शब्द का ऋग्वेद में 275 बार उल्लेख हुआ है। जबकि जन और जन मिलकर क्या बनेंगे? जनपद बनेंगे। जनपदे का मतलब होता है राज्य या साम्राज्यों का निर्माण। तो जनपद में आपको महाभारत काल की बात करें या उत्तर वैदिक काल की बात करें तो 250 जनपदों का उल्लेख मिलता है। उत्तर वैदिक काल में कुरु और पांचाल जो है सबसे शक्तिशाली जनपद हुआ करते थे, जबकि कालांतर में जनपद और जनपद एक दूसरे में विलीन या विजित होकर क्या बने?
महाजनपद बने और महाजनपदों की संख्या 16 बताई जाती है। जो जैन ग्रंथ भगवती सूत्र और बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। अब इन 16 महाजनपदों में किसकी राजधानी क्या है? तो पहला ही है, एक तरफ राजधानी में सुक्तिमती दे रखा है, महाजनपद का नाम अंग है, तो यही गलत है। सुक्तिमती जो राजधानी है वो चेदी महाजनपद की है, जबकि अंग की राजधानी जो है वो चंपा है। कौन सी है? चंपा। वाराणसी राजधानी काशी की है या बनारस कह सकते हो, ठीक। श्रावस्ती कौशल की राजधानी है। बुद्ध ने यहाँ सबसे ज़्यादा कौशल जनपद की राजधानी श्रावस्ती में अपना उपदेश दिए थे और सर्वाधिक वर्षा काल बिताए थे। विधे वज्जी संघ की राजधानी है। अब यहाँ ध्यान ये भी रखना है कि एक तो वज्जी और दूसरा मल्ल, ये दोनों 16 में से जनतंत्रात्मक महाजनपदीय प्रणाली से व्यवस्थित थे। डेमोक्रेसी चल रही थी यहाँ पर, न कि किनशिप। यहाँ राजा का शासन न होकर किसका शासन है? यहाँ पर जनता का शासन चलाया जाता था। मल के अंदर पावा के मल और कुशीनारा के मल, दो संघों के द्वारा शासन व्यवस्था चलाई जाती थी, जबकि कोस इसमें वज्जी संघ के अंदर 8 संघ मिलकर शासन चलाते थे। तो इस प्रकार से अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का वर्णन है, जिसके अंदर 2 राजतंत्रात्मक न होकर डेमोक्रेटिक अर्थात लोकतंत्रात्मक थे, जबकि 14 राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महावीर स्वामी से पूर्व वह तीर्थंकर जिसका उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। अच्छा क्वेश्चन है ये। मतलब इस लाइन से हमें ये पता चल रहा है कि जैन परंपरा में बहुत सारे व्यक्तियों की भूमिका रही है और कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है? 24 है और 24 व्यक्तियों को तीर्थकर कहा गया है जैन परंपरा में। जैन धर्म का संस्थापक या प्रथम तीर्थकर जो है वो कौन है भाई? वो है आदिनाथ। कौन है? आदिनाथ ऑब्लिक ऋषभदेव। कौन है? आदिनाथ ऑब्लिक ऋषभदेव है। तो एक तो आदिनाथ की हमें ऋग्वेद में जानकारी मिलती है, जो जैन धर्म के संस्थापक या पहले तीर्थंकर है। दूसरा है एरिस्टोनेमी। तो एरिस्टोनेमी जो है जैन परंपरा में 22वें तीर्थंकर माने जाते हैं और ये कृष्ण के समकालीन बताए जाते हैं। कृष्ण के समकालीन बताए जाते हैं, लेकिन इनका उल्लेख भी हमें कहाँ देखने को मिलता है? ऋग्वेदिक काल में या ऋग्वेद में देखने को मिलता है। तो 1 व 2, जबकि बाकी के जो ये पार्श्वनाथ ये 23वें तीर्थंकर है और मल्लीनाथ को 19वां तीर्थंकर माना जाता है। और इसमें थोड़ी कंट्रोवर्सी है, ध्यान रखना। जैन परंपरा में 2 संप्रदाय है शुरुआत में, एक तो है श्वेतांबर संप्रदाय और दूसरा है दिगंबर संप्रदाय। तो श्वेतांबर संप्रदाय के लोग मल्लीनाथ को स्त्री के रूप में स्वीकार करते हैं, जबकि दिगंबर वाले मल्लीनाथ को पुरुष ही मानते हैं। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या हो गया? 1 व 2 दोनों। नेक्स्ट, ऋग्वेदिक नदियों में असंगत को छांटिए। तो ऋग्वेद के अंदर कुछ प्रमुख वैदिक नदियों के नाम दिखाई देते हैं, जिसके अंदर आप ऋग्वेद में कुल 21 नदियों के नाम मिलते हैं। तो 21 नदियों के अंदर कौन कौन सी प्रमुख नदियां हैं जिसका वैदिक नाम अलग है, अर्थात ऋग्वेद में अलग है और वर्तमान में हम अलग नाम से पुकारते हैं? तो रावी को ऋग्वेद में पुरुषनी कहा गया है, बिल्कुल है। और ऋग्वेद का 7वां मंडल आपने पढ़ा होगा, 7वें मंडल के अंदर एक 10 राज्य युद्ध की जानकारी मिलती है, अर्थात 10 राजाओं के युद्ध का उल्लेख मिलेगा आपको। वो भरत जन के राजा सुदास और अन्य 10 आर्य शासकों के मध्य हुआ था, जिसमें भरत जन के राजा सुदास की क्या हुई थी? विजय। तो ये सही है। चिनाब को अश्किनी कहा जाता है, वितस्ता को झेलम कहा जाता है, जबकि सदानीरा जो है वो व्यास को न कहकर
ये बिहार और नेपाल के सीमा पर चलने वाली नदी गंडक है, तो इसको सदानीरा कहा जाता है। जबकि व्यास के लिए विपाशा शब्द का इस्तेमाल हुआ है। इसके अलावा अन्य नदियों में आप देखोगे सतलज को सतुद्री कहा गया है। क्या कहा गया है? सतुद्री कहा गया है। इसके अलावा काबुल जो अफगानिस्तान की नदी है, इसको ऋग्वेद में कुंभा कहा गया है। इसके अलावा घग्गर जो है ये ऋग्वेद के अंदर सरस्वती है। सिंधु को सिंध कहा गया है। लेकिन आर्यों की सबसे प्रमुख नदी पूछे तो आर्यों की सबसे प्रमुख नदी हो गई सिंधु, और सबसे पवित्र पूछे तो सरस्वती। और सरस्वती को नदियों की माँ कहा गया है। नदी तमे, अम्बे तमे, देव तमे शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, चलिए इसका गलत क्या है? सदानीरा। नेक्स्ट, हड़प्पा व वैदिक सभ्यता में अंतर के सही कूट को छांटिए। हड़प्पा और वैदिक में कंपैरेटिव स्टेटमेंट दे रखे हैं, इसमें गलत क्या है वो छांटना है। तो हड़प्पा और वैदिक दोनों सभ्यताएं नगरीय थी, ये गलत है। हड़प्पा सभ्यता नगरीय है, जबकि वैदिक सभ्यता नगरीय नहीं थी, ग्रामीण थी। दोनों सभ्यताओं में मात्र सत्तात्मक समाज का प्रचलन था। दोनों सभ्यताओं में मात्र सत्तात्मक समाज नहीं था। हड़प्पा सभ्यता में मैट्रियाटिक सोसाइटी थी, जबकि वैदिक सभ्यता में पैट्रियाटिक सोसाइटी थी। ठीक है, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। दोनों सभ्यताएं धार्मिक कर्म कांडों में विश्वास रखती थी, बिल्कुल एब्सोल्युटली सही है। हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता दोनों में ही कर्म कांड और यज्ञ, पशु बलि इनकी जानकारी मिलती है। जबकि नेक्स्ट है कि दोनों सभ्यताएं व्यापार प्रधान थी, जो विदेशी व्यापार होता था, तो ये गलत है। हड़प्पा सभ्यता में मिस्र और मेसोपोटामिया से वस्तु विनिमय आधारित व्यापार वाणिज्य होता था, जबकि वैदिक सभ्यता में व्यापारिक प्रधानता देखने को नहीं मिलती है। ऋग्वेद में तो होता ही नहीं था, उत्तर वैदिक काल में थोड़ा बहुत डेवलप हुआ था। तो इसका सही आंसर थर्ड हो गया। नेक्स्ट, तो ये आपके हिस्ट्री के संबंधित क्वेश्चन थे जो आपने सॉल्व किए, और उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा पेपर हुआ होगा आप लोगों का। थैंक यू। नमस्कार, प्रयास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। और जैसा कि अपना शेड्यूल चल रहा है कि अभी एसएसटी सेकंड लेवल का जो आपका थर्ड ग्रेड का पेपर है, उसका पेपर सॉल्यूशन है, और उसमें पॉलिटिकल साइंस के जो 20% है उनका हल करेंगे। आपका ये जो टेस्ट था ये फुल सिलेबस का था, यानी जो आपका रिवीजन टेस्ट था 3-4 होने के बाद। तो क्योंकि तैयारी तो आपने पहले ही कर ली थी, तो उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपने बहुत अच्छी तरह से हल किए होंगे। जो भी अपने डाउट हैं वो अभी क्लियर करते हैं, देखते हैं जरा ना। तो एक एक प्रश्न को देखो। पहला प्रश्न आपका जो संविधान से जुड़ा हुआ क्या है? संविधान सभा में जिसने संविधान के प्रारूप को बनाया, यानी हमारी एक संविधान सभा है और इसने संविधान का प्रारूप तैयार किया गया, उसके सदस्यों को, अब ये जो ऑप्शन है उनमें से देखना कि इसके सदस्यों का क्या हुआ था, चयन हुआ था, निर्वाचन हुआ था, मनोनयन हुआ था, क्या हुआ था। तो ब्रिटिश संसद द्वारा मनोनीत किया गया था, ये ऑप्शन गलत है, बिल्कुल ठीक है। ब्रिटिश कोई लेना देना, गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत किए गए थे, ये भी सही नहीं है। विभिन्न प्रांतों के विधानमंडलों द्वारा, ये मिल गया आपका राइट आंसर। भाई संविधान सभा में आपको पता है कि 389 सदस्य थे, उसमें से जो निर्वाचन हुआ था वो कितना हुआ था? केवल ब्रिटिश प्रांतों में से और चीफ कमिश्नर में से हुआ था। तो ब्रिटिश प्रांतों में कितने थे? 292 सदस्य, प्लस आपके चीफ कमिश्नर में कितने थे? 4 चीफ कमिश्नर। तो टोटल जो निर्वाचन हुआ था वो कितनी सीटों के लिए हुआ था? 296 सीटों के लिए। अब इन निर्वाचनों के लिए क्या था कि जो ब्रिटिश प्रांत वाले जो सदस्य थे, 11 ब्रिटिश प्रांत प्लस 4 आपकी चीफ कमिश्नरी, उनके विधानमंडलों के सदस्यों ने अप्रत्यक्ष रूप से क्या किया था? चुनाव किया था देशी रियासतों के प्रतिनिधि आपसी सहमति के द्वारा। तो इसमें क्या पूछा आपसे कि संविधान सभा का, सीधा सा है, संविधान सभा का कौन सी संविधान सभा जिसने हमारा प्रारूप बनाया, उसका निर्वाचन कैसे हुआ था? क्या डायरेक्ट हुआ था या इनडायरेक्ट? तो प्रश्न का उत्तर है इनडायरेक्ट हुआ था। कहां से हुआ था? तो विभिन्न प्रांतों के विधानमंडलों ने जो सदस्य चुने थे। इसीलिए हम कहते हैं कि जब संविधान सभा के बारे में चर्चा होती है, क्योंकि आप एक बात इसको थोड़ा ऐसे देखें कि 11 ब्रिटिश प्रांत थे हमारे पास, और उनमें क्या थे? विधानमंडल। इन विधानमंडलों में जो सदस्य चुने गए थे उनको किसने चुना था? प्रत्यक्ष रूप से जनता ने। लेकिन आपको ये तो पता है ना कि आज़ादी से पहले केवल
10% आबादी को ही वोट डालने का अधिकार था। 10% का मतलब उन्हीं लोगों को वोट डालने का अधिकार होता था जो या तो कोई इनकम टैक्स पे करते थे या कोई रियासतों का प्रतिनिधित्व करते थे। ठीक है, तो इसका मतलब हम नहीं कह सकते कि पूरी जनता ने इनको, यानी 10% लोगों ने किसको चुना, विधानमंडल सदस्यों को, और इन्होंने फिर किसको चुना, संविधान सभा के सदस्यों को। तो इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ। ठीक, इसके बाद हमने प्रस्तावना में जो सब जोड़े ना, हम भारत के लोग, वो हमारे संविधान को क्या प्रदान करते हैं, जन सहमति। नेक्स्ट देखो, संविधान सभा की मूलाधिकार समिति का अध्यक्ष। तो देखो संविधान सभा में एक समिति थी और उस समिति का नाम था मूल अधिकार व किसकी समिति थी, अल्पसंख्यक मामलों की समिति। ठीक है, और मूल अधिकार और अल्पसंख्यक मामलों की समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, सरदार पटेल। लेकिन बाद में एक और बनाएगी, मूल अधिकारों को लेकर क्या बनाएगी, एक क्या बनाएगी, उपसमिति बनाई। और उपसमिति के अध्यक्ष कौन थे, जेबी कृपलानी। तीसरी हमने क्या किया कि अल्पसंख्यकों के लिए भी एक उपसमिति बना दी, और इस उपसमिति के अध्यक्ष कौन थे, वो आपके थे संविधान सभा के जो पहले उपाध्यक्ष थे, कौन, एच.सी. मुखर्जी। तो अगर आपसे प्रश्न पूछे ना कि मूल अधिकार और अल्पसंख्यक मामलों की समिति के अध्यक्ष कौन थे, तब तो नाम आएगा पटेल। अगर मौलिक अधिकारों की उपसमिति का नाम पूछे तब आएगा नाम किसका, कृपलानी का। और अगर अल्पसंख्यक मामलों की उपसमिति पूछे तब किसका आएगा, एच.सी. मुखर्जी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन हो गया, सरदार पटेल। अगला देखो, भारत एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। ठीक है, अब देखो सीधा सा क्लास में हमने डिस्कस किया था गण प्लस राज्य। गण का मतलब होता है पब्लिक और राज्य का मतलब स्टेट। पब्लिक से एक शब्द बना है कौन सा, रिपब्लिक, और रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, गणराज्य। और मैंने आपको बताया कि जिस देश का संवैधानिक प्रधान वंशानुगत ना हो कि कैसा होता है, निर्वाचित, वो क्या कहलाता है, गणराज्य। तो अब ऑप्शन में देखिए, संघ का मंत्रिमंडल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। देखो ये बात तो ठीक है, लेकिन ये जो लक्षण है वो इस प्रणाली का है। कौन सी प्रणाली का, कि जहां संसदीय प्रणाली होती है वहां कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति क्या होती है, उत्तरदायी। तो ये तो नहीं मिलेगा। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की विद्यमानता, तो वयस्क मताधिकार का भी रिपब्लिक से कोई मतलब नहीं होता है, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है। राष्ट्रपति एक लोकप्रिय निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है। आगे बात कि जहां का देश का प्रधान, हेड ऑफ स्टेट कैसा हो, निर्वाचित होता है, वो क्या कहलाता है, गणराज्य। तो भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, वो भी किसके द्वारा आता है, एक इलेक्टोरल कॉलेज है, निर्वाचक मंडल, वो मिलकर क्या करता है, चुनता है। तो भारत का प्रधान निर्वाचित होता है, इसलिए भारत क्या है, तो इसका राइट आंसर बिल्कुल कौन सा हो रहा है, ये वाला। भारत में संसद की सर्वोच्चता है, तो इसको भी आप थोड़ा देख सकते हो। अगर यहां पर ये लिखा होता कि भारत में संसद की सर्वोच्चता नहीं है, बल्कि भारत में किसकी है, संविधान की सर्वोच्चता है, क्योंकि भारतीय सरकार, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को जो ताकत मिलती है वो संविधान से मिलती है। अगर हम संसद की सर्वोच्चता की बात करें तो एक बार इसको हल भी कर लेते हैं कि ब्रिटेन वो देश है जहां पर किसकी सर्वोच्चता है, संसद की। भारत में संसद की सर्वोच्चता नहीं है, भारत में किसकी है, संविधान की सर्वोच्चता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, कूट को सुमेलित करना है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के अंत में दिए गए कूट से सही। एक तरफ देखो आपके पास भारतीय संविधान की अनुसूचियों का उल्लेख है, एक तरफ उनके प्रावधानों का उल्लेख है, हमें इनको आपस में मैच करना है। 7वीं अनुसूची किससे के साथ जुड़ी है, शक्तियों का वितरण, ये रहा। 8वीं आपकी भाषा, 9वीं आपकी होगी 10वीं, ये लो। अरे दल बदल के लिए हमने 52वां संविधान संशोधन करके कौन सी जोड़ी थी, 10वीं जोड़ी थी। 9वां भूमि सुधार था, इसके लिए हमने कौन सा संशोधन किया था, पहला संशोधन किया था। तो ये 2 तो बाद में जुड़ी हैं, और ये जो है 7वीं और 8वीं मूल संविधान का हिस्सा है। ठीक है, तो 7वीं में किसका उल्लेख है, फेडरल सिस्टम, हमारा संघीय ढांचा है, यानी शक्तियों का विभाजन। तो 7 में तो क्या आएगा, 3, देखिए, और सॉरी ए में 3, 8वीं में भाषा 1, 9वीं में कुछ अधिनियमों का विधिमान्यकरण 4, और 10वीं में 2। हो गया, बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। आपको 12 अनुसूचियां पढ़ाई थी, उनमें से 4 आपके सामने हैं और 4 के प्रावधान सामने, आपको सीधा सा क्या करना, सुमेलित करना है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न से कौन सा प्रावधान दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है।
क्योंकि मैंने भारतीय संविधान के बारे में जब पढ़ना शुरू किया था हमने, तो हमने एक शब्द लिखा था कि हमें ये पढ़ने को मिलता है कि भारतीय संविधान में क्या है, अभाव है किसका, मौलिकता का अभाव है। विभिन्न देशों के संविधानों के प्रावधानों को हमने भारतीय संविधान में क्या कर रखा है, शामिल कर रखा है। अभी हमसे पूछ रहा है कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान से कौन कौन से प्रावधान लिए हैं, तो दक्षिण अफ्रीका से सबसे बड़ा व्यवस्था तो यही ली थी हमने कि भारतीय संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है वो हमने कहाँ से ली थी, दक्षिण अफ्रीका से। दूसरा है राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन की व्यवस्था, बिल्कुल ये बात भी ठीक है, ये भी हमने कहाँ से ली है, क्योंकि राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन होगा ये तो हमने लिया था आयरलैंड के संविधान से, लेकिन राज्यसभा सदस्यों को चुना जाएगा ये कहाँ से आ रहा है, दक्षिण अफ्रीका। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक संबंधी प्रावधान, नहीं ये गलत है, क्योंकि ये प्रावधान तो हमने कहाँ से लिया था, ऑस्ट्रेलिया से लिया था। तो आपके राइट आंसर कौन से होंगे, एक और दो, ठीक है। अगला देखो, भारतीय संविधान पर सर्वाधिक विदेशी प्रभाव किस राष्ट्र के संविधान का पड़ा, ठीक है। तो जो आपके पास उपलब्ध ऑप्शन है, क्योंकि अगर हम बात करते हैं ना भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव कहाँ पड़ा, तो सबसे अधिक प्रभाव तो हम पढ़ते हैं 1935 के शासन अधिनियम से, लेकिन इसमें तो क्या पूछ रहे हैं, सर्वाधिक विदेशी प्रभाव कहाँ से पड़ा। तो इन उपलब्ध ऑप्शनों में आपके पास सबसे कौन सा है, ब्रिटेन का संविधान, ठीक है, जहाँ से संसदीय प्रणाली है, जहाँ से आपका नागरिकता संबंधी प्रावधान है, जहाँ से महान्यायवादी का पद है, जहाँ से लोकसभा के पदाधिकारी हैं, ठीक है, जहाँ से सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत है, ये सारी की सारी बातें यहाँ से आ रही हैं। अगला देखिए, संविधान के अनुच्छेद 19 में उद्धृत निम्न संज्ञाओं का क्रम बताइए। तो आपको बताना है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में नागरिकों को 6 प्रकार की संज्ञाएं प्रदान की गई हैं। अब मैं एक तरफ 6 प्रकार की संज्ञाएं लिख देता हूँ ताकि आपका उत्तर अपने आप क्लियर हो जाए। सबसे पहले आर्टिकल 19 एक कैसे देखते हैं, कै में क्या है, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हो गया। दो में क्या है, शांतिपूर्ण सम्मेलन, शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता। ग में क्या है, संघ बनाने की स्वतंत्रता। घ में क्या है, भारत में भ्रमण की स्वतंत्रता। ड में क्या है, निवास या बसने की स्वतंत्रता। च को हमने डिलीट कर दिया था, क्यों, क्योंकि इसमें संपत्ति की स्वतंत्रता थी, तो 44वें संशोधन द्वारा हमने इसको समाप्त कर दिया। और 6 में क्या है, वृत्ति या व्यापार, ठीक है। अब ये 6 इनमें से आप अपना उत्तर निकाल सकते हैं आराम से। तो देखिए, संघ अथवा यूनियन का गठन कहाँ रहा है, संघ बनाना। कोई भी व्यवसाय, तो ये 1 है, ये आपका 2 है, ठीक है। भारत के भूभाग में कहीं भी स्वतंत्र भ्रमण, ये रहा। शांतिपूर्ण तरीके से बिना हथियारों के, तो आपका ये वाला, ठीक। तो पहला तो हो जाएगा 3, फिर हो जाएगा 1, फिर 3 के बाद देखो तो हाँ शांति हो, हाँ 3 के बाद 4 के बाद हो जाएगा, एक बार फिर इसको थोड़ा सा देखो, संघ बनाने की स्वतंत्रता, ये तो है हमारा किसमें, ग में, ठीक। कोई भी व्यवसाय, ये किसमें है, लास्ट का है 6। भारत की भूभाग में कहीं भी स्वतंत्र भ्रमण, घ। और शांतिपूर्ण तरीके से बिना हथियार के, तो ये शांतिपूर्ण वाला है ख। तो देखो पहला कौन सा आएगा, 4 1 के बाद में 3 और 2, देखो ऑप्शन 4 1 3 2 मिल गया। फिर देखो, निम्न से कौन सी याचिका व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़ी याचिका है। आपको पता है कि मैंने आपको आर्टिकल 32 में पढ़ाया था कि जब आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो तो हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में क्या कर सकते हैं, अपील। सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 32, और हाई कोर्ट में अपील के लिए कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 226, ठीक है। इन दोनों ही कोर्टों को 5 प्रकार की रिट जारी करने की अधिकारिता होती है। क्या जारी कर सकते हैं, रिट जारी कर सकते हैं। और इन रिट में मैंने आपको क्रम से पहली रिट बताई थी कौन सी, बंदी प्रत्यक्षीकरण, कि बंदी को प्रत्यक्ष में लाना, यानी उसको व्यक्तिगत रूप से क्या करना, स्वतंत्र करना। ये क्या पूछ रहे हैं, कौन सी याचिका व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़ी हुई है, कौन सी है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक। नेक्स्ट देखो, इसका संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा नागरिकों के मूल अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है, ठीक है। तो ये आपका सिंपल सा आर्टिकल पड़ा, बाकी आपको आगे जाने की आवश्यकता नहीं है।
मूल अधिकारों से संबंधित याचिका दायर की जा सकती है। ये मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया। ये रहा प्रश्न का उत्तर आपके सामने पहले आ गया है कि अगर अधिकारों का हनन होगा तो हम दो जगह अपील कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी कर सकते हैं, कहाँ कर सकते हैं, हाई कोर्ट में। यही आपको इस प्रश्न में पूछा है कि याचिका कहाँ दायर करोगे। ये रहा, उच्चतम और उच्च न्यायालय दोनों के सामने याचिका दायर, यानी जिला न्यायालयों में, सेशन कोर्ट में ये याचिका दायर नहीं होती है, केवल कहाँ होती है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में। नेक्स्ट देखिए, निम्न से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ आपके डीपीएसपी है, निर्देशक तत्व है, और एक तरफ आपके क्या है, आर्टिकल्स हैं। तो इनमें पूछ रहा है कौन सा है जो प्रावधान। तो देखो, न्यायपालिका व कार्यपालिका का पृथक्करण, ये बिल्कुल ठीक बात है। संविधान के अनुच्छेद कौन से में है, 50 में ये निर्देशित किया गया कि कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण बना रहेगा। अनुसूचित जाति तथा जनजातियों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों की अभिवृद्धि, ये आर्टिकल 46 में बिल्कुल ठीक बात है। तो ये दोनों तो सम्मिलित है। सहकारी समिति का गठन का प्रावधान, इसको हमने आर्टिकल कौन से में जोड़ा था, 43 क में। यहाँ क्या उत्तर आ रहा है, 43 क या ए। और इसके लिए मैंने आपको संशोधन भी बताया था, कौन सा किया था, 97वां संविधान संशोधन हमने पारित करवाया था। ठीक है, तो आगे जाने की आवश्यकता नहीं है। आपका ये है जो मैच नहीं कर रहा है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि आपसे पूछा ये है, सुमेलित नहीं है। अगला ग्राम पंचायत, तो ग्राम पंचायत का सीधा सा आर्टिकल पड़ा 40। देखिए नेक्स्ट, निम्न से भारत के संविधान के किस में पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन तथा वन व वन्य जीवों की रक्षा के प्रावधान पाए जाते हैं। तो आपको पता है कि आर्टिकल 48 में हमने एक ए जोड़ा था। ठीक है, और इसके लिए संशोधन कौन सा किया था, 42वां। और इसमें प्रावधान किया था कि वन तथा वन्य जीवों की रक्षा व पर्यावरण संरक्षण व संवर्धन। ठीक, मूल कर्तव्यों में भी ये प्रावधान होता है कि हमें पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन करना चाहिए। तो ये पूछ रहा है कि ये दो इनकी रक्षा के लिए बातें हैं, तो ये तो दोनों में आ गया है, ए और बी दोनों करेक्ट। चलिए अगला, भारत के संविधान के अनुसार निम्न में से कौन से देश के शासन के लिए आधारभूत हैं। अब आधारभूत का मतलब है कि एक तरह से सपना पूरा करने वाले, एक तरह से अवधारणा पूरी करने वाले। कौन सी अवधारणा, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा। और कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का जो स्वप्न है, प्रतिबिंब है, वो हमें कहाँ दिखाई देता है, राज्य से इस बात की अपेक्षा की जाती है कि जो भविष्य में वो शासन संचालन करे, नीतियों का निर्माण करे, तो संविधान में जो नीतियों का उल्लेख किया गया उसकी भी क्या करे, पालना करे। तो निर्देशक तत्व हैं वो एक तरह से हमारे शासन के लिए क्या है, आधारभूत माने जाते हैं। ठीक है, क्योंकि बाकी चीज़ें तो संविधान आपको प्रदत्त कर चुका है, ये वो चीज़ है जिसको राज्य को भविष्य में आपको प्रदान करना है। नेक्स्ट देखो, संविधान में मूल कर्तव्यों को किसकी सिफारिश पर। तो आपको ये तो बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है, कौन सी समिति, पूर्व रक्षा मंत्री स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में हमने एक समिति गठित की थी, और इस समिति की सिफारिशों के आधार पर 42वां संविधान संशोधन करके हमने भारतीय संविधान के भाग 4 के और अनुच्छेद 51 के में क्या किया था, 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा था। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस कर्तव्य को मौलिक कर्तव्यों के रूप में निर्धारित किया गया है। यानी आपके पास ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें कर्तव्यों का उल्लेख है, और नीचे आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन कौन से कर्तव्य के रूप में है। तो देश की रक्षा करने तथा आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना, ये मौलिक कर्तव्य है। आयकर अदा करना, ये मौलिक कर्तव्य की श्रेणी में नहीं आता है। हमारी सामाजिक संस्कृति और गौरवशाली परंपराओं की रक्षा करना, बिल्कुल ठीक बात है। और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, तो इसमें तो सीधा सा पड़ा है कि आपको 2 गलत करना है, तो 1, 3 और 4 हो गया। चलें आगे, 126 ये देखो इको के आगे है, तो थोड़ा सा एक दो प्रश्न और है पॉलिटिकल, वो और देखते हैं। प्रयास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी साथियों का स्वागत है। रिवीजन टेस्ट फर्स्ट का इकोनॉमिक्स का सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। क्वेश्चन नंबर 126 से 144 तक अपने क्वेश्चन हैं, तो देखिए सॉल्यूशन। निम्न में से कौन सा भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव नहीं है। कौन सा, तो निम्न जीवन स्तर, कई उत्पादों की नीची कीमतें, कई उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार, नए कामों का सर्जन। प्रश्न पूछा गया वैश्वीकरण का प्रभाव नहीं है, तो देखो निम्न जीवन स्तर ये प्रभाव नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से असत्य कथन है।
जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो इसे प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि कहा जाता है। पूछा है, असत्य पूछा है, तो देखो जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो इसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि ये सही है। जब प्राकृतिक उत्पादों का विनिर्माण प्रणाली के जरिए अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है उसे तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। इसको छोड़िए एक बार। द्वितीय क्षेत्र क्रमशः संवर्धित विभिन्न प्रकार के उद्योगों से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है, ये भी राइट है। तृतीय क्षेत्र की गतिविधियां प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के विकास में मदद करती हैं, ये भी राइट है। इसका मतलब आपका आंसर हो जाएगा ये वाला। आंसर ये है, असत्य है, ये सत्य नहीं है। देखो जब हम प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो ये हो गया द्वितीय क्षेत्र, इसे प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि कहा जाता है, ये राइट। जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का, ये सही है, आंसर हो जाएगा ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगठित क्षेत्र की विशेषता नहीं है। कौन से क्षेत्र की? संगठित क्षेत्र की विशेषता नहीं है। विशेषता नहीं है। रोजगार की अवधि नियमित होती है, ये विशेषता है। लोगों के पास सुनिश्चित कार्य नहीं होता है, ये क्षेत्र सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं। ये कई नियमों को विनियमों द्वारा प्रशासित होते हैं। तो यहाँ पूछा है विशेषता नहीं है, तो देखो लोगों के पास सुनिश्चित कार्य होता है, यहाँ लिखा है नहीं, तो आंसर हो जाएगा ये वाला। नेक्स्ट है, अर्थव्यवस्था के वर्गीकरण के समूह को क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था के वर्गीकरण के समूह को, अर्थव्यवस्था को आर्थिक आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो यहाँ पूछा है अर्थव्यवस्था के वर्गीकरण के समूह को क्या कहते हैं? तो क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षेत्र कहते हैं। 3 क्षेत्रों में उत्पादन का योग, यानी अर्थव्यवस्था का प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक तीनों क्षेत्रों के उत्पादन का योग क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है जीडीपी। क्या कहलाता है? जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी हिंदी में कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद, ये राइट है। फिर है, अंग्रेजी शासन से पूर्व भारत किन उद्योगों के रूप में सुविख्यात था? यानी कौन से उद्योगों के रूप में भारत अंग्रेजी शासन से पहले, यानी औपनिवेशिक काल से पहले की बात कर रहा है। सूती व रेशमी वस्त्र और धातु आधारित शिल्पकलाएं, बहुमूल्य मणि आधारित शिल्पकलाएं, तीनों में था तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा भारतीय हस्तशिल्प उद्योग के नष्ट किए जाने का क्या परिणाम नहीं हुआ? क्या परिणाम नहीं हुआ? शहरों तथा नगरों की जनसंख्या में कमी तथा उनकी बर्बादी हुआ था। ये आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था का उदय, ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि उदय नहीं हुआ था। बेरोजगारी में बढ़ोतरी हुई थी, कृषि में भी कमी आई थी, शहरों तथा नगरों की जनसंख्या में कमी तथा उनकी बर्बादी, राइट आंसर हो जाएगा बी। स्वतंत्रता से पूर्व किसका निर्यात नहीं किया जाता था? तो देखो स्वतंत्रता से पहले जूट का किया जाता था, चाय का किया जाता था, सूती वस्त्र का किया जाता है, इंजीनियरिंग का नहीं किया जाता था। नेक्स्ट है, भारत में रेलवे का प्रारंभ, तो ये हुआ था 1853। पटसन उद्योग का केंद्रीकरण हुआ, पटसन उद्योग का केंद्रीकरण हुआ महाराष्ट्र, गुजरात, बंगाल, उत्तर प्रदेश, बंगाल प्रांत में हुआ था ये। नेक्स्ट है, देश की स्वाधीनता के समय कृषि की स्थिति, कृषि की स्थिति सामान्य नहीं थी, बहुत अच्छी भी नहीं थी, बहुत पिछड़ी हुई थी, क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा शोषण किया गया था। भूमंडलीकरण के अवधारणा का जनक किसे कहा जाता है? मेलकोन, गिलिपिन, मैकलुहन, रॉबर्टसन। 1938 ट्रिम्स का तात्पर्य है, ट्रिम्स का तात्पर्य है ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल मेजर्स, ट्रेड रिलेटेड इंटरिम मेजर्स, नॉन ऑफ द अबव, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, ये आंसर आपका राइट होगा। भारत में उदारीकरण का संबंध किससे नहीं है? औद्योगिक नीति से है, बैंकिंग क्षेत्र में सुधार, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का विकास, हरित क्रांति, इसका संबंध नहीं था इससे। ग्लोबलाइजेशन पुस्तक के लेखक हैं रोजेनार्ड, गिलपिन, रॉबर्टसन, मेलकॉम वाटर्स।
ग्लोबलाइजेशन पुस्तक के लेखक कौन हैं? मैल्कॉम वाटर्स। भारत में किस वर्ष आर्थिक सुधारों को यानी उदारीकरण भूमंडलीकरण की व्यवस्था आई थी यानी एलपीजी? तो एलपीजी 1991, जुलाई 1991 में आई थी। एलपीजी नीतियों के सकारात्मक प्रभाव रहे। औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि, उभरती अर्थव्यवस्था, उपयुक्त सभी, अंतर्राष्ट्रीय पहचान। तो उपयुक्त सभी। बहुराष्ट्रीय कंपनियां आमतौर पर सामान बनाती हैं और उनका विपणन करते हैं एक ही देश में एक स्थान से। मल्टीनेशनल कंपनियों के बारे में पूछा गया है, एक ही स्थान पर विभिन्न स्थानों से, विभिन्न देशों में विभिन्न स्थानों से। तो विभिन्न देशों में विभिन्न स्थानों से। वैश्वीकरण की प्रक्रिया और उसके प्रभाव को समझने के पीछे प्रमुख विचार क्या है? वैश्वीकरण की प्रक्रिया यानी ग्लोबलाइजेशन की जो प्रोसेस है उसके प्रभाव को समझने के पीछे प्रमुख विचार क्या है? उत्पादन का एकीकरण, बाजारों का एकीकरण, ए और सी नहीं, सकल लाभ का यानी कुल लाभ का एकीकरण। 144 तक। ओके। भारत के संविधान की उद्देशिका में कौन से शब्द को नहीं दर्शाया गया है? ठीक, तो ये जब हम स्वतंत्रता पढ़ते हैं 5 प्रकार की, अरे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता कितने प्रकार की है? 5। ठीक है, कौन कौन सी हैं? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और कौन सी है? उपासना। ठीक है, ये कह रहा है विश्वास, धर्म, उपासना। इसका मतलब ये आपका राइट हो गया कि ये उल्लेख भाषा के बारे में वहां पर उल्लेख नहीं है। नेक्स्ट देखो, भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्न से कौन से कथन परिकल्पित हैं? शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 और 24 में कौन कौन सी बातें हैं? मानव देह व्यापार और बंधुआ मजदूरी का निषेध बिल्कुल आर्टिकल 23 में आता है कि मनुष्य का क्रय विक्रय नहीं किया जाएगा और किसी से बेगार नहीं ली जाएगी, किसी को बंधुआ मजदूर नहीं रखा जाएगा। अस्पृश्यता का उल्लंघन नहीं, बिल्कुल ये 17 आर्टिकल में है, इसमें 23 में नहीं आता है। अल्पसंख्यक हितों की रक्षा ये आर्टिकल 29 में आता है। और कारखानों और खदानों में बच्चों के लिए नियोजन ये आर्टिकल 24 में आता है। क्योंकि शोषण के विरुद्ध अधिकार है वो 23 और 24 की बात कर रहा है, तो 23 और 24 वाले प्रावधान कौन कौन से हो गए? पहला और चौथा, ये आपका राइट आंसर। ठीक है, कौन सा है? मनुष्य का व्यापार नहीं होगा, बंधुआ मजदूरी नहीं होगी और कारखानों में बालकों के नियोजन पर रोक। 23 और 24 दोनों को बिल्कुल दर्शाते हैं। अगला देखो, निम्न से कौन सा अनुच्छेद 51 के में दिए गए मूल कर्तव्य में शामिल नहीं है? तो ये तो देखते ही पता लग जाएगा आपको, अभी हमने हल किया है। करों का भुगतान ये कर्तव्य नहीं है। देश की रक्षा करें, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करें, ये सब कर्तव्य में शामिल है, लेकिन करों का भुगतान करना कर्तव्य में शामिल नहीं किया गया है। अगला देखें, निम्नांक में से कौन लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक की एक प्रति राज्यसभा को भेजते समय? तो आपको पता है कि धन विधेयक कहाँ पेश होता है? केवल लोकसभा में पेश होता है। ठीक है, और धन विधेयक है या नहीं इसको परिभाषित भी कौन करते हैं? स्पीकर ऑफ लोकसभा करते हैं। लोकसभा से पारित होने के बाद धन विधेयक कहाँ जाता है? राज्यसभा के पास जाता है। ये आपसे क्या पूछ रहे हैं कि लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक की एक कॉपी राज्यसभा को भेजते समय कौन प्रस्थांकित करता है? तो इसको कौन करेगा? लोकसभा का महासचिव करेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, निम्न से प्रोजेक्ट विधि के गुणक कौन से हैं? ये प्रोजेक्ट विधि के बारे में पूछ रहा है कि इसमें क्या है। तो देखो, इसमें है सर्वाधिक मनोवैज्ञानिक विधि, बड़ी कक्षा के लिए उपयोगी विधि, समय अधिक व अधिक लागत, प्रोजेक्ट पर आधारित पाठ्यपुस्तकों का अभाव और इस विधि में अध्यापक पथ प्रदर्शक या मार्गदर्शक का कार्य करता है। ठीक है, तो देखिए इसमें ये पहला बिल्कुल ठीक है, सर्वाधिक मनोवैज्ञानिक विधि होती है। ठीक है, बड़ी कक्षा के लिए उपयोगी विधि ये भी बिल्कुल ठीक है, प्रोजेक्ट में दिखता है उसमें और दिखने से ज़्यादा अच्छी तरह याद होता है। समय अधिक व अधिक लागत नहीं, ये इसमें सही दिखाई नहीं दे रहा। प्रोजेक्ट पर आधारित पाठ्यपुस्तकों का अभाव, ये भी बात ठीक नहीं है। इस विधि में अध्यापक पद प्रदर्शन मार्ग, बिल्कुल ठीक बात है। तो 1, 3 और 1, 2 और 5 ये आपका राइट हो गया। ठीक, लास्ट का प्रश्न आपका देखिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, रॉबर्ट मेगर ने ज्ञानात्मक उद्देश्यों का व्यवहारिक महत्व प्रस्तुत किया। ये बात ठीक है कि व्यवहारिक महत्व ज्ञानात्मक उद्देश्यों का प्रस्तुत करने वाले कौन थे? रॉबर्ट मेगर थे। रॉबर्ट मिलर
क्रियात्मक और मनोगतिक उद्देश्यों का व्यवहारिक महत्व प्रस्तुत किया था। ये बात भी ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन, कि दोनों ही कथन सही हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये पेपर भी पहले वाले पेपरों की तरह बिल्कुल आसान था और आपने जो रिवीजन किया उसका आपको फ़ायदा मिला होगा। अगले सॉल्यूशन के लिए एक बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।